नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अंकिता मिश्रा अपने जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। और हम लूसेंट की पुस्तक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर विस्तृत अध्ययन चल रहा है, तो हमने कल पढ़ लिया था। हमने कल पढ़ के कंप्लीट किया था गुलाम वंश को, और देखा था मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण को भी हमने कंप्लीट किया, और गुलाम वंश को भी देख लिया था। तो आज हम देखेंगे खिलजी वंश को। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी में, और गुलाम वंश के शासन के समाप्त 13 जून 1290 ईस्वी को ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी, और गुलाम वंश के समाप्त होते ही खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। और इसने किलो खरी अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर प्रयाग में कर दी थी। तो उसका भतीजा था और उसके दामाद दोनों ने मिलकर जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। आगे देखते हैं। 12 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। 12 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन जो है ये दिल्ली का सुल्तान बना था। और ये अलाउद्दीन के बचपन का नाम था ये अली तथा गुरशास्प था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिक प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्या क्या किया था देखिए। घोड़ा दागने, घोड़ा को दाग कर छोड़ा जाता था। सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, और अलाउद्दीन खिलजी ने की थी इनकी शुरुआत। तो ये अलाउद्दीन ने भू राजस्व दर 1/2 भाग कितना किया था? 1/2। अलाउद्दीन ने भू राजस्व दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था, और इसे खस या लूट धन में भी सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के इसे व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले या व्यक्ति के शरीर में मांस काट लेने का आदेश दिया। अरे बाप रे बाप, क्या किया इसने? देखिए, फिर से देखते हैं कि सुल्तान का इसने खस लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया, और इसमें व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। कि मतलब जो कम तौलते थे और व्यापारियों में बेईमानी जो बढ़ती जाती थी, उससे इन्होंने मांस काट लेने का आदेश दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत का विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था इसने। दक्षिण भारत पर विजय के लिए किसको भेजा? मलिक काफूर को भेजा। आगे देखते हैं। जमैयत खाना मस्जिद अलाई दरवाज़ा
1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। आगे, अलाई दरवाज़ा को इस्लामी और वास्तुकला को रत्न कहा जाता था। देवी के अधिकार को सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर ऐशानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय-ए-दल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल, अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। तो सहना ए मंडी को पूछा जाए तो मंडी से आप जान लेना, यहाँ खाने पीने की चीज़ें बिक्री हेतु लाई जाती थी। और सराय-ए-दल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दवा वगैरह, तेल से निर्मित बिकने के लिए वस्तुएं यहाँ पर आती थी। अच्छा, इनके समय में बाजार का नियंत्रण कैसा था उसको भी देखते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था और उनका जन्म पटियाली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बदायूं के पास 1592 में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली के सुल्तान के दरबार में रहे। कहाँ से लेकर? वह जो है बलबन से लेकर और मोहम्मद बिन तुगलक तक। तो ये महत्वपूर्ण है, जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसको आप लोग 1-2 बार ज़रूर देखिएगा। तो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली के सुल्तान के दरबार में रहे हैं। इन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। इन्होंने भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित किया, साथ ही कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी, शरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है और ये NCERT वर्ग की पुस्तक में दिया गया है, आप देख सकते हैं। और हम देखते हैं खिलजी में ये बाजार का शासन ये सब कैसा था, पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए नवीन पदानुक्रम थे। दीवान ए रियासत पहला था। दीवान ए रियासत यहाँ व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह व्यापारियों पे जो दीवान ये रियासत होता था वो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण पर की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहना ए मंडी ये प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक था। बारीद ये बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। तो इनके शासनकाल में ये बाजार की चीज़ें बाजारी नियंत्रण बहुत अच्छे से था। तो मुनहियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। तो ये थी बातें, आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापार जानकारी जियाउद्दीन वर्णीकृत तारीख़ फिरोज शाही में मिलती है और खज़ाइनुल फतू अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतूहस तलाह 3 ईसामी की कृति है। आगे देखते हैं। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के मुहतसिब सेंसर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन के सर्वप्रथम मिल्क इनाम देखिए, राजस्व के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेने और उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले नवीन कर थे ये चराई कर।
चराई कर किसके द्वारा लगाए गए थे? नवीन कर थे ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और ये दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, जो दूध देने वाले पशु थे उस पर लगाया जाता था। और गढ़ी कर, पहला कर था चराई कर और दूसरा क्या था? गढ़ी कर। और ये घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था। तो ये दो चीज़ें जान लेना है कि अलाउद्दीन के द्वारा लगाए जाने वाले नवीन कर चराई कर थे, जो दुधारू पशुओं पर लगते थे, और ये गढ़ी कर जो थे ये घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 तक मंगोलों ने 6 आक्रमण किए। कितने? 6 आक्रमण किए थे। और प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व में, और दूसरा आक्रमण 1298 में शल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलू ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 में तारगी के नेतृत्व में, और पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बैग तातार्क के नेतृत्व में, और छठा आक्रमण 1306 में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। बस ये चीज़ पूछी नहीं जाती, बहुत अंदर से नहीं आता है क्वेश्चन, आ भी सकता है, कुछ कह भी नहीं सकते। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राजदरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था, और बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। तो ये देखिए अच्छा पूछा जाता है कि कौन जो है स्त्रियों के वस्त्र पहन के दरबार में आ जाते थे, तो ये कौन थे? मुबारक खिलजी थे। और बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? खलीफा की। मुबारक ने वजीर खुसरो खां 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। अब हम देखते हैं तुगलक वंश को। अभी हम खिलजी वंश को देख रहे थे, अब हम देखते हैं तुगलक वंश को। तो ये दोनों वीडियो एक ही में है रहेगा। 5 सितंबर 1320 ईस्वी में खुसरो खां को पराजित करके क्या हो जाता है थोड़ी देर तो तुगलक वंश 1320 से इनका समय है 1398 ईस्वी तक। और 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय के लिए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दी थी, और इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक ने संभवतः नगरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकनामा का नया एक नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर का एक दुर्ग निर्माण भी हुआ और इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु
1325 में बंगाल के अभियान के लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। अच्छा, लकड़ी के महल में दबकर किसकी मृत्यु हुई थी? तो ये गयासुद्दीन तुगलक की हुई थी, इसको ध्यान रखना। गयासुद्दीन के बाद उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी शनक भारी योजनाओं को क्रूरकृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु कहा गया। और ये थी मोहम्मद बिन तुगलक की 4 क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं थी। दोआब का क्षेत्र कर वृद्धि जो 1326 से 1327 ईस्वी और राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी, सांकेतिक मुद्रा प्रचलन 1329 से 30 ईस्वी, खुरासन एवं कराचिल का अभियान। तो ये सारी इनकी 4 योजनाएं थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। किसने की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। तो ये महत्वपूर्ण बात है, दिल्ली से देवगिरी स्थापित की और ये इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। कहा जाता है डाक प्रबंधों द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासन से और पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार तांबा, वर्णी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलाए थे, हम आगे भी पढ़ चुके, और जिनका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। तो एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। आगे देखते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीका मोरक्को इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। और कहते हैं ना, पहन के जूता इब्न बतूता तुगड़ुक तुगड़ुक भारत आ गया। और सुल्तान के दिल्ली की काजी नियुक्ति किया और इसे जो है सुल्तान के काजी नियुक्त किया गया। और 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला, और ये इम्पोर्टेंट पुस्तक है, बहुत बार पूछी गई है। इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की आवागमन डाक चौकियों की स्थापना,
यानी डाक व्यवस्थाएं एवं व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री के सती होने के दृश्य को वर्णन किया है और इसके कथा अनुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्तवासी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत की कथाओं एवं श्रृंखलाओं को फारसी में अनुवाद किया और पुस्तक का नाम तूतीनामा रखा, जिससे एक तोता ऐसी बिरहणी नायिका की कहानी सुनाता था जिसका पति यात्रा पर गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभसूरी नामक एक जैन साधु ने अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। जैनी साधु थे जिन प्रभसूरी। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1391 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत हरियर बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र भारत विजयनगर की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु इतिहासकार बदायूं लिखता है कि अंततः लोगों को उसकी मुक्ति पर मिली उससे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक ने शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में बहराइच सलार महमूद गाजी के मकबरे में गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान शेख रुकनुद्दीन, अजुधन शेख मुतान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज शाह तुगलक को राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1391 को हुआ। पुनः फिरोज को राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1391 में हुआ। खलीफा द्वारा कासिम अमीर और उल मोमिन को उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, खुम्ज, युद्ध में लूट माल, जजिया, ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो ये भी महत्वपूर्ण लाइन है कि फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही था। और फिरोज शाह तुगलक ने नया सिंचाई कर लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। आगे देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की और इसमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसने दिल्ली शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ में अशोक के 2 स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक के अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में थी। तो सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या थी किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक में 1,80,000 दास थे उस समय। दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह ने एक नए विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की और इसे सैन्य पदों वंशानुगत बना दिया और अपने आत्मकथा फतुहात फिरोजी शाही एवं रचना की और इसे जियाउद्दीन बरनी
शम्स ए सिराज अफीकी में अपना संरक्षण प्रदान किया और इसे ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय लूटे गए और 1300 ग्रंथों में कुछ फारसी के विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोजी शाही के नाम अनुवाद कराया गया और इसने चांदी के तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्दाबिक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 को हुई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी मकबरा तुलना जेरूशलम निर्मित उमर मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, इसका शासन दिल्ली के पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग को देखते हैं। तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली में आक्रमण किया था। नसीरुद्दीन के समय मलिकु सशर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो ये थी हमारा खिलजी वंश, तुगलक वंश समाप्त हुआ। इसके बाद है सैयद वंश, अब इसको कल देखेंगे। और फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो कुछ भी गलती या मिस्टेक नज़र आ रही हो तो उसे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए, थैंक यू।